सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ था। यहाँ पर मैंने आपके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कवर करवा दिए थे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अवर क्वेश्चन नंबर 73 इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए अमीबा कैसा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो आपका न्यूट्रिशन है वो कैसा रहेगा, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन रहेगा। कैसा रहेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन रहेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन के आपके 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ वन इज इजेशन। हम लोग क्या करेंगे, इजेस्ट कर देंगे हमारे डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट को। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन के बाद कौन सा है, डाइजेशन। डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, फिर क्या रहेगा हमारा, इजेशन। क्या रहेगा, इजेशन। तो ये हमारे बेसिकली 5 स्टेप्स है और इसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इंजेशन यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है बाहर के फूड पार्टिकल्स को। लाइक दिस वन मैं आपको बना के दिखा रही हूँ यहाँ पर। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाए, देखना भाई, मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, ये अमीबा है। क्या है, अमीबा है। ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। बाहर क्या पड़े हुए हैं हमारे पास, फूड मटेरियल। क्या पड़ा हुआ है, फूड मटेरियल हमारे पास क्या है, बाहर कुछ है। ठीक है, यहां पर ये आपको जो दिख रहे हैं इसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। बेसिकली अमीबा डजंट हैव फीट एंड हैंड्स, these have the pseudopodias like structure। pseudo means fold, podia means feet। इनके पास folds, feet क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें लगते हैं कि ये एक्चुअल फीट है बट ऐसा नहीं होता। these are the, ये किसमें हेल्प करते हैं, आपके आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होते हैं, जो कि फूड को कैप्चर करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसने बाहर से फूड मटेरियल को ले लिया। ठीक है, यहां से इसने अपना फूड मटेरियल यहां पर ले लिया, देख पा रहे हैं। इसने क्या ले लिया, अपने अंदर की साइड फूड मटेरियल को ले लिया। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये फूड मटेरियल इसका फाइनली अंदर आ गया। ये आपका क्या है, फूड वैक्यूल बन गया। क्या बन गया, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, डाइजेशन। क्या बोलेंगे। फिर आपकी जो अमीबा है फिर क्या कर रहा है, उस फूड को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। यहां पर क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। और फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। उसने क्या कर लिया, फाइनली फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और सभी सेल्स तक क्या, सभी आपके वहां पर क्या पहुंच गई, एनर्जी। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। वी कांट से सेल बिकॉज अमीबा तो यूनिसेलर है ना, और उसके पास एक ही सेल होता है। तो वो क्या करता है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए एनर्जी को क्या कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देन आपका फूड मटेरियल जो बाहर निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इजेशन। क्या बोलते हैं, इजेशन। बचा खुचा जो आपका फूड मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। ठीक है, मेरे पास थोड़ी स्पेस की कमी है बट आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसे 5 स्टेप्स में क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना, नेम लिखना अमीबा के अंदर, और कौन सा प्रोसेस आपका ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कैसे न्यूट्रिशन है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। इज इट क्लियर टू ऑल, ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एलिमेंट्री ऑफ ए कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ए मैन। अगर हम बात करते हैं किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल बता सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, कहां से शुरू होती है, माउथ से। ठीक है, हाँ जी। इसके लिए कुछ डिफरेंट कलर ले लेते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे पर्पल कलर ले लिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
सो फिर क्वेश्चन नंबर 74 इज, हमें क्या करना है, एलिमेंट्री कैनाल बनानी है। कहां से बनानी है, माउथ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, माउथ है, क्या है, माउथ। यहां पर क्या होगी हमारी माउथ कैविटी, क्या होगी, माउथ कैविटी। ठीक है, फिर हम लोग अपने कहां पर आ रहे हैं, और नीचे की साइड आ रहे हैं। यहां पर क्या आ जाता है हमारा फेरिंग्स। ठीक है, फिर क्या आता है, ईसोफेगस। क्या आ जाता है, ईसोफेगस की ट्यूब आ जाती है ना, ईसोफेगस, दिस वन इज दिस। ठीक है, ईसोफेगस। यहां पर हमारा क्या आता है, स्टमक। ठीक है, ये क्या है, लीवर। यहां पर क्या है, पेनक्रियाज। ठीक है, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर हमारी क्या आती है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और फिर कौन आता है, एनस। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या बनानी है, एक प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल बनानी है जो माउथ से शुरू होकर आपके एनएस पे खत्म होती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीटेड है, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ जाता है। आपको ये ना देकर आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि आप लेबलिंग करें, आपको लेबलिंग आनी चाहिए, आपको एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम बनाना आना चाहिए, और आपसे वो लेबलिंग पूछ सकते हैं, ए बी सी ई पार्ट देकर आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि यहाँ पे बताइए। तो डाइजेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ आपको लेबलिंग भी करनी आनी चाहिए, डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। क्लियर है सभी को? ठीक है, so our next question is explain the process of the breathing in a man। मैन के अंदर आपको क्या करना है, ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज ब्रीदिंग, पढ़ा हमने, ब्रीदिंग इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एंड ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम लोग गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बोथ नोट आर द सेम थिंग। Respiration is a broad term, but breathing is a part of a respiration। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हमें एटीपी बनाने, बेसिकली हमें एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जो आपने कार्बोहाइड्रेट बना लिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अब आप उससे क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आपको क्या बनाने, एटीपी बनाने हैं। आप बॉडी के अंदर जो भी अपना काम करते हैं, मान लो हमारा हार्ट क्या कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है, लंग्स क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रेन क्या कर रहा है, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमें जो उसके लिए एनर्जी चाहिए वो हमें कहां से मिलेगी, हमारे रेस्पिरेशन से मिलेगी। ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है, इनहेलेशन। क्या रहेगा हमारा, इनहेलेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सहेलेशन। ये क्या रहेगा, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना, एयर रिच ऑक्सीजन को इनटेक करना क्या कहलाता है, हमारा इनहेलेशन। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आउट करना क्या कहलाता है, हमारा एक्सहेलेशन। क्या कहलाता है, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन करते वक्त हमारी क्या क्या चेंजेस होते हैं आपको वो लिखने हैं। हम लोग सांस ले रहे हैं अंदर, ऐसे सांस को अंदर ले रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी जो रिब्स होती हैं, ठीक है, आपकी जो रिब्स होती हैं और डायफ्राम होता है, डायफ्राम कैसे होता है, फ्लैट हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट लिखना है, डायफ्राम विल बी फ्लैटन। डायफ्राम क्या होता है आपका, फ्लैट हो जाता है। रिब्स आपकी आउटवर्ड चली जाती है। रिब्स आपकी, आप वॉल्यूम को अंदर ले रहे हो, समझ में आ रही है बात, आप बाहर से क्या ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो इसका मतलब रिब्स कहां पर जाती है आपकी, आउटवर्ड। कहां पर जाती है, आउटवर्ड। क्या ये बात सबको क्लियर है? डायफ्राम क्या हो जाता है आपका, फ्लैटन हो जाता है। क्या कैसा हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, जबकि आप एक्सपिरेशन करते हैं बाहर की साइड, एक्सहेलेशन करते हैं, CO2 को बाहर निकालता है, डायफ्राम कैसा हो जाता है, वापस डोम शेप में आ जाता है, और आपकी जो रिब्स होती है वो अंदर की साइड चली जाती हैं। तो आपको ये बेसिक पॉइंट्स लिखने हैं। इनहेलेशन के अंदर एक बार फिर से पॉइंट्स को रिपीट करेंगे। क्या बनेगा भाई इनहेलेशन के अंदर, रिब्स कहां पर जा रही है आपकी, आउटवर्ड। डायफ्राम क्या हो रहा है, फ्लैट। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि आप बैलून लाइक फुलाते हो ना जैसे, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अंदर प्रेशर क्या हो गया, कम, बाहर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। तो गैस आपकी मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू अ लो प्रेशर रीजन, आपका एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक है, आप हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव आपकी हो रही है, एयर मूव कर रही है। तो यहाँ पर आपको ये वाले पॉइंट्स लिखने हैं। जबकि आप एक्सहेलेशन में क्या कर सकते हैं, आपकी रिब्स कहां पर चली जाती है, इनवर्ड। डायफ्राम कैसा हो जाता है आपका, डोम शेप में आ जाता है। थोरेसिक कैविटी क्या कर जाती है आपकी, कम हो जाती है। ठीक है,
वॉल्यूम क्या हो जाती है कम, तो अंदर प्रेशर क्या होता है ज्यादा और बाहर प्रेशर क्या होता है कम, तो आप सांस को फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन क्या करते हैं, फेंकते हैं या फिर आप उसको रिलीज करते हैं। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एज वेल एज एक्सहेलेशन। क्लियर है सभी को? हाँ जी। Our next question is 76. Explain the importance of the soil for the plant growth. वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए सोइल क्या सोइल का सिग्निफिकेंस क्या है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली आपको सोइल के बारे में 3 से 4 बातें पता होनी चाहिए। मैं आपको बता देती हूँ सोइल के बारे में क्या क्या बातें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको पता होना चाहिए इट इज द रिजर्वायर ऑफ वाटर। सोइल के अंदर क्या पाया जाता है? पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। रिजर्वायर है, बेसिकली रूट्स क्या करते हैं, पानी को खींचते हैं। हमारा जाइलम क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, पानी को खींचता है, क्योंकि कहां से खींचता है, सोइल में से। क्या है? रिजर्वायर ऑफ वाटर। ठीक है। सेकंड, सोइल के अंदर क्या है, इट इज अ पूल ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पूल ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहां पर भरपूर मात्रा में मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं। मिनरल्स से बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसके बाद और क्या मिलता है, सोइल बेसिकली प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एंकरेज प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आपका जो पेड़ होता है वो पूरा का पूरा क्या रहता है, खड़ा रहता है। क्या प्रोवाइड करती है भाई? एंकरेज, एंकरेज। ठीक है, और क्या होती है, जनरली जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स कई बार सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है। बेसिकली क्या होता है, माइकोराइजा। ठीक है, 2 टर्म आप पढ़ते हैं, लाइकेन एंड माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द हायर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो फंगस होती है वो क्या करती है, प्लांट्स में से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, मतलब उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है। ठीक है, और जबकि फंगस किसके ऊपर रहती है, प्लांट्स के ऊपर रहती है। तो यहाँ पर आपको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। थोड़ा सा फिर से मैं बता देती हूँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बेसिकली एक बॉन्ड है जो कि 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में बन रहा है, एक तो प्लांट्स की रूट्स के बीच में और किसके बीच में, फंगस के बीच में। ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आपको एक्स्ट्रा नंबर दिला सकते हैं। देखो, ये आप मान लो हमारा प्लांट्स है, ये क्या है, इसकी रूट्स। क्या है? रूट्स। इसकी रूट्स में ऐसे पतले पतले धागे लगे होते हैं फंगस के। जैसे कि कुछ रूट्स जो कि जमीन तक नहीं जा सकती, पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो बेसिकली जो फंगस होती है ना, ये इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, रूट्स को, वाटर एंड मिनरल्स। फंगस क्या कर रही है, इसको न्यूट्रिएंट्स लाके दे रही है ताकि तू खाना बना। प्लांट्स का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करने का। क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करने का काम है। तो फंगस क्या करती है, ऐसे कहती है कि रूट्स को क्या देती है, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन ला कर देती है। तो बदले में प्लांट क्या देता है, इसको शेल्टर देता है। क्या देता है? शेल्टर। अपने नीचे रहने के लिए क्या देता है, स्थान देता है, इसको जगह देता है, भाई तुम यहाँ पे रह सकते हो। बेसिकली दीज आर द 2 स्पीशीज, 2 ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? म्यूचुअली बेनिफिट दे रहे हैं। दिस एसोसिएशन इज नोन एज माइकोराइजा and is the symbiotic association between the higher roots of the plant and fungus. क्लियर है सभी को? तो आप ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। These 4 points are very strong points, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे, आपके एग्जामिनर को बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। हाँ जी, अभी क्वेश्चन तो हम करके आए हैं। 77 क्वेश्चन, माउथ क्या होता है, इसोफेगस क्या होता है, स्टमक क्या होता है, इंटेस्टाइन क्या होता है। हम लोग इसको लेबल कर सकते हैं ना भाई, लेबल। आप इस क्वेश्चन को लेबल कर सकते हो ना? ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हाउ डू द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड गेट डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बींग्स। वो पूछ रहा है आपके प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखना भाई। अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, किसकी बात करें, कार्बोहाइड्रेट की। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट देखना भाई, ये क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। सबसे पहले इसका डाइजेशन कहां पर होता है, माउथ में। कहां पर होता है, माउथ में। ठीक है, आपका जो स्टार्च होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, माल्टोज में। किसमें कन्वर्ट होता है,
माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में। तो एक क्वेश्चन तो आपको ये बनता है कि आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले कहां पर शुरू होता है? कहां पर शुरू होता है? स्टार्च से किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में। किसकी प्रेजेंस में? सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में। क्या बात सबको क्लियर है? इसके बाद इसका डाइजेशन कहां पर आता है? इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पर आता है? इंटेस्टाइन के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये माल्टोज जो है, ठीक है, और छोटे छोटे शुगर की यूनिट में टूट जाता है, लाइक आइसोमाल्टोज में टूट जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कहां से होता है? माउथ से। कंप्लीट कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्या हो जाता है? ये कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है सभी को? अगर हम बात करते हैं किसकी? हमारे प्रोटीन्स की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? स्टमक से। कहां से स्टार्ट होता है? स्टमक से। स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है? स्टमक के अंदर, स्टमक की वॉल के अंदर 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली 3 चीजों को रिलीज करते हैं, HCl, पेप्सिन एंजाइम, और क्या रिलीज करते हैं? हमारे म्यूकस को। जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पहले हमारे पास कैसे होता है? इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? पेप्सिन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? पेप्सिन की प्रेजेंस में। फिर इसके बाद हमारे इंटेस्टाइन के अंदर कौन आता है? एक ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम आता है। कौन आता है? इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन। तो ये अमाइनो एसिड को किस में तोड़ देता है? अमाइनो एसिड को फर्दर पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स में तोड़ देता है। कौन सा एंजाइम आता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है? आपका पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? रिलीज करता है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। प्रोटीन स्टमक के अंदर से एक पेप्सिन नाम के एंजाइम को रिलीज करते हैं, जो कि प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन एंजाइम। जैसे ही आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए आते हैं, फर्दर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि कहां से रिलीज होता है? आपके पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज होता है, उसको फिर पेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। लास्ट आता है हमारा फैट। बेसिकली फैट जो होता है वो एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल होता है। इसके ऊपर डायरेक्टली कोई भी एंजाइम एक्ट नहीं करता है। पहले हमें फैट को क्या करना पड़ता है? इमल्सिफाई करना पड़ता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, वेयर द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू अ स्मॉलर ग्लोब्यूल पार्ट। दिस प्रोसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। और यहाँ पर आपकी कौन हेल्प करता है? यहाँ पर हमारी बाइल जूस हेल्प करता है। और बाइल जूस को कौन सिक्रेट करता है? बाइल जूस को लीवर सिक्रेट करता है। बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है? गोल ब्लैडर के अंदर होता है। कहां पर होता है? गोल ब्लैडर के अंदर होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। फाइनली जब आपका फैट का मॉलिक्यूल वो बहुत छोटा बन गया है, इस छोटे मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे एंजाइम क्या करता है? एक्ट करता है, और इसको फाइनली किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स के अंदर क्या करता है? इसको तोड़ देता है। और ये प्रोसेस आपकी कहां पर चलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलती है। तो हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ प्लेस वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। सो आपको क्लियर हो गया होगा ये, होपफुली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79। इस क्वेश्चन को मैं काफी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर द प्लांट्स प्रिपेयर देयर द ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल पिगमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, जो बेसिकली आपके लाइट एनर्जी होती है, सबसे पहले क्या करता है? आपका जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो आपकी लीफ में पाया जाता है, वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? Trap of light energy by a chlorophyll pigment, absorption of light energy by a chlorophyll pigment, then it converted into a chemical energy। फिर उसको किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। Then the reduction of CO2 molecule into a carbohydrate। फिर आपके पास जो CO2 molecule प्रेजेंट होता है, CO2 कहां से आ रही है? हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू आ रही है। कहां से आ रही है? रेस्पिरेशन की आ रही है। जो आपका CO2 molecule होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। फिर क्या होती है? आपकी स्प्लिटिंग होती है किसकी? वाटर मोलिक्यूल की। H2 आपका स्प्लिट कर जाता है किस किस के अंदर? आपके ऑक्सीजन मोलिक्यूल के अंदर और हाइड्रोजन गैस के अंदर। तुम कहोगे मैडम हमने हाइड्रोजन गैस तो कभी नहीं पढ़ी।
बेटा हाइड्रोजन गैस, यही हाइड्रोजन गैस उस CO2 के साथ कंबाइन करती है और उसको क्या करती है, रिडक्शन करती है। क्योंकि आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। हाँ जी, हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 80th क्वेश्चन है। एटीएथ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द थ्री पाथवे। ये तो बहुत इजी है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। अवर कलर इज चेंज्ड। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करें इसको। ना भाई हमारे थ्री पाथवे हैं। यहां पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट है, कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के प्रेजेंस में, यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाता है, 2 मोल्स ऑफ पायरुवेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस साइकिल इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये 2 मोल बन जाते हैं आपके किसके, पायरुवेट के। किसके बनते हैं, पायरुवेट के आपके क्या बन जाते हैं, मोल बन जाते हैं। ईच पायरुवेट इज कंसिडर्ड ऑफ 3 कार्बन। एक पायरुवेट के अंदर 3 कार्बन होते हैं, तो 2 के अंदर कितने होंगे, 6। तो इसलिए 6 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कहां पर चल रही है प्रोसेस, साइटोप्लाज्म में। प्रोसेस का क्या नाम है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पायरुवेट। अब इस पायरुवेट का फेट क्या है, फेट का मतलब होता है क्या भाग्य है इसका, कैसी कैसी इसको कंडीशंस मिलेंगी, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, दिस पायरुवेट मॉलिक्यूल have a 3 pathways in the presence of oxygen, in the absence of oxygen and in the lack of oxygen. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैं बात करती हूँ in the absence of oxygen and lack of oxygen. क्लियर है सभी को? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पर चलेगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें कन्वर्ट होगा, CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 प्लस में H2O प्लस में एनर्जी। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट होगा, अब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, इट मींस आपकी फर्मेंटेशन प्रोसेस चलेगी। कहां पर चलेगी, जहां पर ऑक्सीजन की कमी होगी। बेसिकली कहां लेते हैं हम लोग, इस सेल के अंदर। अगर मैं बात करती हूं ईस्ट के अंदर, तो क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस में CO2 प्लस में एनर्जी। दिस इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस ऑक्सीजन है तो है, बट इतनी ऑक्सीजन नहीं है जो हमें पायरुवेट को चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके। ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल सेल, ठीक है, जब आपको लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, जब आप लोग बहुत हैवी साइकिलिंग करते हो, हैवी आप क्या करते हो, रनिंग करते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर एकदम से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से आपको मसल क्रैम्प्स होते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, फिर इन लैक ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर आपका रेस्पिरेशन चलता है। और यहाँ पर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। इसी की वजह से आपको क्या रहता है, ये मसल क्रैम्प्स रहते हैं। क्या रहते हैं, मसल क्रैम्प्स। इसका मतलब आपकी बॉडी में क्या है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आपको देखने को मिल रहा है। तो दीज आर द बेसिकली 3 पाथवेज। ठीक है, और ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, तो ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 81। Our next question is 80 क्लियर है सभी को? 81 क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द ब्लड थ्रू अ हार्ट ह्यूमन बीइंग्स। हाँ जी, एक बार हम इसको फिर से कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है इसके अंदर। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको आर्टरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपना हार्ट बना लेते हैं। दिस इज अवर हार्ट एंड इट कंसिडर्ड ऑफ 4 चैम्बर। ये हमारा क्या हो गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज नोन एज राइट एट्रियम,
दिस इज नोन एज राइट वेंट्रिकल, दिस इज नोन एज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है सभी को? अवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, ठीक है। हाँ जी, राइट एट्रियम से कौन आ रही है? वेना कावा। कौन आ रही है? वेना कावा। वेना कावा इज द वेरी, समझ लो, वेरी ब्रॉड वेन। बहुत सारी ऐसी वेन्स को जोड़कर एक बहुत मोटी वेन बन गई है, जिसको क्या बोलते हैं? वेना कावा। बेसिकली जो वेना कावा आ रही है, कहां से आ रही है? आपकी बॉडी ऑर्गन से आ रही है। कहां से आ रही है? बॉडी ऑर्गन से आ रही है। कहां से आ रही है? अरे, बॉडी ऑर्गन से आ रही है। कैसा ब्लड लेकर आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड। कैसा लेकर आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड। समझ में आ रही है बात? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा? अब क्या हो गया? राइट वेंट्रिकल में। कहां पर जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब ये इस राइट वेंट्रिकल से निकलकर कहां पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। कहां पर जाएगा? All arteries carry oxygenated blood, but pulmonary artery is the only artery which carry deoxygenated blood. कहां पर जाएगा ये? हमारे लंग्स के पास। कहां पर जाएगा? लंग्स के पास। फिर ये कहां पर जाएगा? हमारी पल्मोनरी वेन में। वेन कैरी जनरली deoxygenated blood, but pulmonary vein is the only exception which carry oxygenated blood. फिर ये कहां पर जाएगा? हमारी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे कहां पर जाएगा? ये कहां पर जाएगा? आयोटा में। कहां पर जाएगा? आयोटा में। आयोटा इज बेसिकली आर्टरी, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ आर्टरी, जहां पर आपकी मोटी आर्टरी बन जाती है, उसे कहते हैं आयोटा। इस आयोटा से कहां पर जाएगा? बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन से वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, फिर कहां पर आएगा? आपका राइट एट्रियम के अंदर। बेसिकली इट इज अ डबल सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ जी भाई, एवरीवन हैज क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनीज। हाँ जी, इस पे बात कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन आया हमारा किडनी से, तो इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, अभी देखना एक्सक्रीटरी सिस्टम से लास्ट टाइम से क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले कैसे क्वेश्चन आते थे? जनरली आपका हार्ट से क्वेश्चन आ गया, रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आ गया, बट ट्रेंड चेंज हो रहा है। हाँ जी भाई, ट्रेंड आपका चेंज हो रहा है। इस बार मुझे लग रहा है कि आपका क्वेश्चन किससे देखने को मिलेगा? एक्सक्रीशन से। देखना भाई, ठीक है, हमारे एक्सक्रीशन से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 82, और ये क्या रहेगा? आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बेसिकली किडनी क्या होती है? किडनीज आर द बीन शेप्ड, ठीक है। बीन शेप का मतलब होता है राजमा जैसे उसकी शेप होती है। कैसी होती है भाई? ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है, हमारे इस साइड प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड, ठीक है। 2 पेयर में प्रेजेंट होती हैं, 2 होती हैं, ठीक है। हर किडनी के अंदर क्या होते हैं? आपके नेफ्रॉन होते हैं। कम से कम 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी के अंदर। नेफ्रॉन क्या होता है मैडम? नेफ्रॉन इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। बेसिकली फिल्टर करने का काम करते हैं कौन? नेफ्रॉन। कौन करते हैं? आपके नेफ्रॉन। तो मैं आपकी यहाँ से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, ये देखिए, ये क्या है? हमारा नेफ्रॉन। ये क्या है? आपका नेफ्रॉन। देख लीजिए, ये नेफ्रॉन है। दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट। इसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। बेटा, कलेक्टिंग डक्ट इज द डक्ट वेयर द यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन जो आपका बन के आता है। अभी तक क्या था? यहां तक ब्लड था। जैसे ही किडनी में घुसा, नेफ्रॉन में घुसा, क्या बन गया? फिल्ट्रेट। क्या बन गया? फिल्ट्रेट। और जैसे इस कलेक्टिंग डक्ट में आया तो क्या बन गया? यूरिन। क्या बन गया? यूरिन। क्या बात सबको क्लियर है? हाँ जी, कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन। सीढ़ी हमारे नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ए नेफ्रॉन, ठीक है। यहां पर क्या होती है? हमारी ग्लोमेरुलस कैपिलरी, ठीक है। ये क्या है? हमारा ग्लोमेरुलस कैपिलरी। आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे भी अपनी नोटबुक में, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कैपिलरी। दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। इसे क्या कहेंगे? बोमेन्स कैप्सूल। ये यू शेप आपको दिख रही है ना, ये वाली, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? पीसीटी। इसे क्या कहेंगे? लूप ऑफ हैनले। इसे क्या कहेंगे? डीसीटी, ठीक है।
तो ये बेसिकली आपका किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। दिस इज द ग्लोमेरुलस कैपिलरी। कैपिलरी वेयर द, समझ रहे हो, एक क्लस्टर होता है, ब्लड वेसल्स का क्लस्टर होता है। क्लस्टर का मतलब है गुच्छा, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मिलके क्या बना देती है, क्लस्टर की फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ से बेसिकली आपका जो ब्लड आ रहा है वो छनने का काम करता है, समझ रहे हो, छलने का, लाइक छलनी वाला काम करता है। यहाँ से आपका ब्लड क्या होगा, छन गया, ठीक है। कहां पर जा रहा है आपका, बोमेन्स कैप्सूल में। कहां पर जा रहा है, बोमेन्स कैप्सूल में। इसके बाद कहां पर जा रहा है, पीसीटी। व्हाट इज पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद कहां पर जा रहा है आपका, लूप ऑफ हेनले में। कहां पर जा रहा है, लूप ऑफ हेनले में। इसके बाद कहां पर जा रहा है, डीसीटी। डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर कहां पर आ रहा है आपका, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये प्रोसेस रहता है। यूरिन फॉर्मेशन आपका 3 प्रोसेस के अंदर होता है, 3 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट इज नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बेटा, अल्ट्रा का मतलब होता है अंडर हाई प्रेशर। जहां पर भी अल्ट्रा वर्ड लिखा जाए तो उसका मतलब समझना अंडर हाई प्रेशर। अंडर हाई प्रेशर आपका क्या हो रहा है, एकदम फिल्ट्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ब्लड में से आपका सारा नाइट्रोजनस वेस्ट क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, एकदम छलनी वाला काम कर रही है आपका, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या आता है आपका, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या आता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। बेटा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का मतलब, सेलेक्टिव का मतलब होता है चुनिंदा, रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है हमें फिर से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज यूरिन है, हम उसको बाहर निकालते हैं। यूरिन के अंदर क्या होता है बेटा, 25 से 30 ग्राम यूरिया होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जिसको हम बाहर निकालते हैं थ्रू यूरिन। अब हमें यूरिन को अपना ऐसे नहीं फेंकना, उसके अंदर जितनी भी काम की चीजें हैं, लाइक हमारे कैल्शियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, वाटर है, यूरिया है, जो हमें काम की चीजें हैं, फिर से क्या करता है, उसको ब्लड रीअब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से अपने पास ले लेता है। क्लियर है सभी को। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। एंड द लास्ट वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन का मतलब होता है ब्लड में कोई ऐसी चीज जो कि हमारे काम की नहीं है। मान लो ब्लड के अंदर यूरिया ज्यादा हो गया, ब्लड को कहता है कि नहीं भाई यूरिया भी ज्यादा हो रहा है, वाटर भी ज्यादा हो रहा है, भर भर के उसको सिक्रेट करता है ताकि हमारे यूरिन के थ्रू क्या निकल जाए, वो बाहर निकल जाए। सिक्रीशन का मतलब तो ब्लड वापस फेंक रहा है किसके अंदर, आपके नेफ्रॉन के अंदर। और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब होता है ब्लड ले रहा है किससे, आपके नेफ्रॉन से। बात समझ में आ रही है। तो दीज आर द 3 प्रोसेस विच हेल्प इन द यूरिन फॉर्मेशन। और अगर हम बात करते हैं यूरिन की, तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर 1.5 लीटर आपका क्या होता है, यूरिन बनता है पर डे के अंदर, ठीक है। 1.5 जनरली उसका पेल येलोइश कलर रहता है, ठीक है। यूरिया उसके अंदर 25 से 30 ग्राम आपको देखने को मिलता है। क्लियर है सभी को। दीज आर द 3 प्रोसेस। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर हो जाता है फिनिश। हमने पूरे के पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पल को यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो के साथ स्टे कंटिन्यूड, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पूरे क्लास 10th के सिलेबस को कवर करवा रही हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस के साथ, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्टे कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।